नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट और जीएस से भी रिलेट करके उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट क्या है? जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, जिसको JBNF कहते हैं, इसके लिए KFW जर्मन फर्म है ये, इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य के द्वारा जो है इस MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आंध्र प्रदेश ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए KFW जर्मन फर्म के साथ एक MOU पर साइन किया है। राज्य सरकार जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए 1015 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इसका लाभ 600 गांवों के 2.39 लाख किसानों को होगा। राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लागू करेगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या कृषि ये है क्या? तो ये एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है तथा भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार 1000 से अधिक गांवों में 1.6 लाख किसान जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने 2024 तक राज्यों में 100% प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य रखा है। जिन राज्यों में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की जा रही है वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला। अगला देखते हैं, बहुत ही फेमस योजना है अम्मा ओडी योजना। तो सबसे ज़रूरी ये है कि ये किस राज्य की है, ये आप याद रखें। अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार के 9 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है और इन कार्यक्रमों को 9 रत्नालु कहते हैं। यानी वहाँ की जो 9 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको कंबाइंड रूप से 9 रत्नालु कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में सहायता करना है। इस योजना का लाभ कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों को मिलेगा तथा इसमें निजी तथा सरकारी स्कूल भी शामिल होंगे। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों तथा माताओं को स्कूल में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। तो ये कुछ उसी तरह की योजना है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है, लेकिन अम्मा ओडी योजना जो है सभी प्रकार के जो है स्कूली बच्चों पर लागू होगी। अगला अपडेट क्या है? CAA को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सभी अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी की पहचान के आदेश दिए हैं। केरल राज्य विधानसभा ने इसे राज्य में ना लागू करने का बिल पास किया है। नेक्स्ट अपडेट क्या है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को हिंदी की भाषा के बारे में जागरूकता करना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो गया, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जिसको केवल हिंदी दिवस कहते हैं कॉमनली। ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343, 344 तथा 348 से 351 द्वारा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। अगला अपडेट क्या है? हरगोविंद खुराना की जयंती। तो ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं भारत के और इन्होंने 1972 में प्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, इसीलिए जो है इनको विशेष तौर पर याद किया जाता है। 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई और उन्हें वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव बायोकेमिस्ट थे। हरगोविंद खुराना को 1968 में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ जेनेटिक कोड के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गया था। रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम, तो सबसे पहले ये जो स्कीम चालू की गई है ये किससे संबंधित है, तो ये एसबीआई बैंक से संबंधित है। एसबीआई ने जो है रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके द्वारा आवासीय बिक्री को बढ़ावा मिलेगा तथा घर लेने वाले लोगों के विश्वास में भी वृद्धि होगी। इस योजना के तहत एसबीआई उन लोगों को आवासीय परियोजना का निर्माण पूरा होने के लिए गारंटी जारी करेगा जिन्होंने एसबीआई से होम लोन लिया है। इस योजना में 2.50 करोड़ रुपए तक की आवासीय परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा और शुरू में ये योजना केवल 10 शहरों में लॉन्च होगी। नेक्स्ट अपडेट है, भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर प्रतिबंध लगा। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। सरबजीत कौर पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। ये भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत में राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के तहत 2005 में की गई थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में डोप मुक्त खेल सुनिश्चित करना है। यह वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों को लागू करने वाली एक एजेंसी है। नेक्स्ट अपडेट, पूर्व पीएम जोरान मिलनोविच ने क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। पूर्व पीएम जोरान मिलनोविच ने क्रोएशिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सत्ताधारी क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कोलिंद्रा ग्रैबर किटारोविच को हराया है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्दा क्या है? क्रोएशियाई कुना है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? अंद्रेज प्लेंकोविक जो है वहाँ के पीएम हैं। नेक्स्ट, जसविंदर बिलन को कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड दिया गया। जसविंदर बिलन को ब्रिटेन के कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार उनको अपने उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए दिया गया है। ये अवार्ड 5 श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रथम उपन्यास श्रेणी, जीवनी, कविता और बाल पुस्तक, ये श्रेणियाँ हैं जिसमें दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, गुजरात राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने की मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में जामनगर में। जामनगर का गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय इस दर्जे के साथ आईआईटी और AIIMS के समूह में शामिल होने वाला पहला आयुर्वेद संस्थान बन गया है। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसका आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी 2020 तक किया गया। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक, यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा महोत्सव का आयोजन 1995 से किया जा रहा है। 23वें संस्करण का विषय क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन तथा कर्नाटक के बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया है। रेलवे मंत्रालय के अधीन रेलटेल द्वारा वीडियो सर्विलांस सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिटिक्स उपलब्ध करवाया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल इस फेशियल रिकॉग्निशन की आउटपुट को आपराधिक डेटाबेस से लिंक करेगा और इसके द्वारा रेलवे स्टेशन में अपराधियों की पहचान आसान हो जाएगी। अगला अपडेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को
84वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 2 स्थान नीचे फिसला है। भारतीय पासपोर्ट्स का गतिशीलता स्कोर 58 है, जिसका अर्थ है कि भारतीय पासपोर्ट धारक 58 देशों में पहले से वीजे लिए बिना जा सकता है। इस सूची में 191 स्कोर के साथ जापान ने पहला स्थान हासिल किया है और इसके बाद सिंगापुर जो है दूसरे स्थान पे। तो पहला आपको याद रखना है, जापान फर्स्ट है, सिंगापुर इसमें सेकंड है और भारत का स्थान जो है 84 है। नेक्स्ट अपडेट, सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया। तो सुल्तान कबूस बिन सैद कहाँ के सुल्तान थे? ओमान के सुल्तान थे और 1970 से वे ओमान पर शासन कर रहे थे। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा यहाँ पर ओमानी रियाल है। नेक्स्ट अपडेट, पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ क्यों चर्चा में है? क्योंकि कर्म योद्धा ग्रंथ जो पुस्तक है इसका हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। पुस्तक के अनुसार कर्म योद्धा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है। अब ये जो पुस्तक है इसके कई सारे लेखक हैं जो कि सरकार में मंत्री हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक को भारत सरकार के अग्रगण्य नेताओं और मंत्रियों द्वारा लिखा गया, जिसमें स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय रूपाणी और रमेश पतंगे आदि शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये किस जगह पे स्थापित हुआ है ये जानना। नई दिल्ली में ये स्थापित किया गया है और 10 जनवरी 2020 को आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन हुआ है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में ही मंजूरी दे दी थी। इसका निर्माण 415.86 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस केंद्र के द्वारा देश भर में सभी प्रकार के साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इस वेब पोर्टल को 30 अगस्त 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था और अब तक देश भर में 700 जिलों के 3900 पुलिस स्टेशनों को इससे जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट, सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर का रथ महोत्सव। तो ये मंदिर कहाँ पर है, ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सबसे प्राइमरी क्वेश्चन यही है। तमिलनाडु में सुचिंद्रन थानुमलयन मंदिर का रथ महोत्सव मनाया गया। यह एक दिवसीय वार्षिक उत्सव दिसंबर जनवरी में पड़ने वाले तमिल माह में मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी का यह मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत में इस प्रकार की मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्तियों में एक माना गया है। यह शैव के साथ साथ वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत की गई है। पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग द्वारा पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस को शुरू किया गया है। DPIIT ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, जिसको पेसो कहा जाता है, के माध्यम से प्रक्रिया को शुरू किया है। पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस शुल्क भुगतान सहित आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की जाएगी, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, भारतीय मूल की सामिया नसीम को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और कहाँ पर नियुक्त किया गया है? शिकागो में नियुक्त किया गया है। सामिया का जन्म अमेरिका में हुआ था, जबकि इनके पिता खालिद नसीम गोरखपुर के गीता प्रेस क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सत्र 2018 में किसान की आत्महत्याओं के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सत्र 2018 में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की है। 2018 में देश भर में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें से 7.7% आत्महत्याएँ किसकी थीं? किसानों की थीं। इससे पहले 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमन-दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार इन राज्यों या और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत के रूप में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना, ये जो है इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट अपडेट, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। कौन से 3 शहर शामिल हैं? तो वो तीनों शहर जो है केरल राज्य के हैं। ये रिपोर्ट किसने दी है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के सर्वेक्षण द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे तेज बढ़ते शहरों में भारत के केरल राज्य के 3 शहर शामिल हैं, और ये हैं मल्लपुरम, कोझिकोड और कोल्लम। इस सूची में अन्य भारतीय शहरों में केरल के त्रिशूर 13वें स्थान पर, गुजरात का सूरत 26वें स्थान पर, जबकि तमिलनाडु के तिरुप्पुर 30वें स्थान पर हैं। मल्लपुरम 2015 से 2020 के बीच 44.1% बदलाव के साथ विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहा है, जबकि कोझिकोड 34.5% परिवर्तन के साथ चौथे स्थान पर, और कोल्लम 31.1% के साथ 10वें नंबर पर रहा है। शीर्ष 10 सूची में अन्य शहरों में चीन के 3 हैं, एक नाइजीरिया का, ओमान, यूएई और वियतनाम से एक हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान किसने जारी किया है? डच बैंक द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, और ये डच बैंक की शोध इमेजिन रिपोर्ट 2030 में बताया गया है। भारत के 2 बैंकों का श्रीलंका में परिचालन बंद हो गया है। वो कौन कौन से हैं? तो भारत के ICICI और एक्सिस बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की अनुमति मिलने के बाद श्रीलंका अपना कारोबार बंद करने जा रहे हैं। कारोबार बंद करने के बाद इनका लाइसेंस जो श्रीलंका के द्वारा जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, और प्रधानमंत्री इस समय कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। ईरान के तेहरान में यात्री विमान को त्रुटि के कारण मार गिराया, तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ईरान के तेहरान में यूक्रेन का एक यात्री विमान को त्रुटि के कारण मार गिराया गया था। ईरान के द्वारा इसमें दुश्मन की मिसाइल समझकर मार गिराया गया था, और पहले इसे दुर्घटना बताया जा रहा था। इसमें सभी 176 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। यूक्रेन पूर्वी यूरोप स्थित एक देश है, इसकी राजधानी कीव है, और मुद्रा जो है रिविपना है। अगला अपडेट देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 करोड़ रुपए के बंदरगाह विकास कार्य को भी लॉन्च किया। इस राशि से बंदरगाह तक रेलवे अधोसंरचना को अपग्रेड किया जाएगा तथा पोर्ट रिपेयर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद, बैरिस्टर थे। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री भी थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था, और इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। ये इनका फेमस डायलॉग था। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 11 जनवरी से 19 जनवरी तक ढाका के विभिन्न स्थलों पर 74 देशों की 220 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तो कहाँ पर मनाया गया ये आपको याद रखना है। ढाका में मनाया गया। ढाका में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 18वां संस्करण है। इस महोत्सव का विषय है बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी मुद्रा टका है, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है इस समय? शेख हसीना है। नेक्स्ट अपडेट, साइबर आश्वस्त परियोजना। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं।
साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। यह परियोजना साइबर अपराध निरोधक इकाई है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया और ये भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई है। इसके साथ 2 अन्य परियोजनाएं, एक का नाम है विश्वास और एक का नाम है नेत्रांग। तो विश्वास का फुल फॉर्म क्या हो गया? वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। और उसके साथ नेत्रांग के अंतर्गत 33 जिलों के कमांड और कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। आवास परियोजना साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट अपडेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन। तो सबसे जरूरी है कि ये कहाँ पर हुआ? आबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 170 देशों से 33,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इसकी जो थीम रही वो थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इस शिखर सम्मेलन के साथ साथ क्लिक्स का भी आयोजन किया गया। क्लिक्स मतलब क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज। इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, कचरा तथा स्मार्ट सिटी पर चर्चा की गई। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है। 2011 से इसका आयोजन आबू धाबी में किया जा रहा है। क्लिक्स यानी क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 में लॉन्च किया गया था। तब से इसे विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के साथ साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट पॉली उमरीगर ट्रॉफी। बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज जसमीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान 2018-19 सीजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। पॉली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार के विजेता को एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट अपडेट साई इंग वेन ने ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव जीता। यानी ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेंग। और उन्होंने ये चुनाव दूसरी बार जीता है। ताइवान आधिकारिक रूप से चीन गणराज्य में है और पूर्वी स्थित एशिया में एक देश है। इसकी राजधानी ताइपे और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट अपडेट 2019 में शूटिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो जो पूरी विश्व की रैंकिंग जारी की गई उसमें जो है शूटिंग में 2019 में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत कुल मिलाकर 30 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा और चीन दूसरे नंबर पर, जिसमें भारत व चीन के स्वर्ण पदक क्रमशः 21 व 11 हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं एपिफेनी त्यौहार। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता हो ये त्यौहार किस राज्य का है। एपिफेनी त्यौहार भारत के गोवा और केरल में मनाया जाता है। ये त्यौहार क्रिसमस के 12 दिन बाद मनाया जाता है। भारत में यह त्यौहार 6 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं ऑपरेशन संकल्प। ये किसका ऑपरेशन है? तो ये भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प के लिए युद्धपोत तैनात किए, जिससे कि हॉर्मुज के जलडमरू मध्य के माध्यम से भारतीय ध्वज वाहिकाओं को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। ऑपरेशन संकल्प 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया था। हॉर्मुज जल संधि का जिक्र चला है तो इसके बारे में जान लीजिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसे ऑर्मुज जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये जलडमरू मध्य 55 से 95 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। इसमें प्रमुख रूप से किस्म, होर्मुज और हैंजम द्वीप स्थित हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग से भेजा जाता है। नेक्स्ट अपडेट जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये किस राज्य का प्रस्ताव है? सबसे महत्वपूर्ण ये है महाराष्ट्र विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव का स्पीकर नाना पटोले द्वारा सुवो मोटो यानी स्वप्रेरणा से
लाया गया और निचले सदन द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। इस संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के बाद राज्य विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है रायसीना डायलॉग के बारे में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 14 जनवरी से 16 जनवरी 2020 के बीच। इसका आयोजन नई दिल्ली में 2016 से लगातार किया जा रहा है और विदेश मंत्रालय जो है इसका आयोजक है तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इस वर्ष कई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें रूस, ईरान, मालदीव, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान और एस्टोनिया के मंत्री शामिल थे। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग की शुरुआत से यह भू राजनीति पर भारत का एक फ्लैगशिप सम्मेलन है। इस सम्मेलन का नाम रायसीना पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। रायसीना पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया है, नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जनरल विचर आचार्य ने अपने पद से जून 2019 में इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर ही माइकल पात्रा को केंद्र सरकार द्वारा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। वह अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं, श्री NS विश्वनाथन, BP कानूनगो और महेश कुमार जैन। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया गया। इस दिवस को 2017 से मनाया जा रहा है। पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस भी कहा जाता था। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाने का कारण यह है कि इसी दिन भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। अगला अपडेट देखते हैं। SCO की 8 अजूबों की लिस्ट में भारत के एक स्थान को शामिल किया गया है। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, तो इसकी 8 अजूबों की लिस्ट में भारत से इस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। SCO एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन में SCO की स्थापना की थी। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक देश हैं। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह के पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था। दोनों देशों को 2017 में पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुखों की बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा, ये प्रस्तावित था। अब ये जो 8 अजूबे शामिल किए गए हैं ये कौन कौन से हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का, दामिंग पैलेस चाइना का, नवरूज़ पैलेस ताजिकिस्तान का, मुगल विरासत पाकिस्तान का, तमगली गोर्ज कजाकिस्तान का, पोई कलान कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान का है, द गोल्डन रिंग ये रूस का है, लाहौर मुगल विरासत पाकिस्तान का। तो ये 8 अजूबे जो इसमें शामिल किए गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची और बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और अमेरिका का जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो 93 मीटर ऊंचा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को रखी थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के समीप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। इस प्रतिमा को 2900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार जो है इसके चीफ डिजाइनर है, जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला अपडेट देखते हैं। मोगलमारी क्यों चर्चा में रहा? तो ये तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के बौद्ध मठ स्थल
मोगलमारी में हाल ही में हुई खुदाई में मिट्टी की पट्टिका के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे 2 मठों मुगलई बिहारिका और यज्ञ पिंडिका महावीर की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, जो इसके बौद्ध मठ स्थल होने की पुष्टि करता है। नेक्स्ट अपडेट, द्वीप विकास एजेंसी की बैठक का आयोजन। द्वीप विकास एजेंसी की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। द्वीप विकास एजेंसी ने द्वीपों के समग्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की। नीति आयोग को द्वीपों के समग्र विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान द्वीप विकास एजेंसी के तहत चिन्हित किए गए द्वीपों में सतत विकास की पहल की गई। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ द्वीप से समुद्री खाद्य पदार्थ और नारियल आधारित उत्पादों की निर्यात सुविधाएं बढ़ाकर द्वीप आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करना है। ये पहल लक्षद्वीप के 5 द्वीपों के साथ साथ अंडमान निकोबार के 4 द्वीपों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो 2020 का जो गणतंत्र दिवस था वो 71वां था और इसमें मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जेयर बोल्सोनारो को 2020 गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और ये जो है ब्राज़ील के 38वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट अपडेट, अमेरिका ने चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट से हटाया। अमेरिका ने चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया है। अमेरिका द्वारा चीन को मुद्रा हेराफेरी के रूप में चिन्हित किया गया था। साथ ही अमेरिका ने चीन पर व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेने के लिए युआन के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। अमेरिका उन देशों को मुद्रा निगरानी सूची में रखता है जिनकी विदेशी विनिमय दर पर उसे शंका होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोष विभाग ने वर्ष 2017 के प्रारंभ में भारत की विदेशी मुद्रा नीति पर शंका करते हुए भारत को निगरानी सूची में डाल दिया था। अमेरिका ने केवल भारत को ही नहीं अपितु चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड को भी मुद्रा निगरानी सूची में डाला था। किसी देश को मुद्रा मैनिपुलेटर घोषित करने के लिए अमेरिकी कोष विभाग के 3 मानदंड हैं। कौन कौन से? अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार का अधिशेष $20 अरब शेष हो, वर्तमान जीडीपी का 3% चालू खाता अधिशेष हो और 1 वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक विदेशी मुद्रा को खरीदा गया हो। अगर ये 3 क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल देता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा और अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको किसी भी मैगजीन या किसी भी बुक पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ भी जो है जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, जिससे जो है आपको रिवीजन करने में आसानी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।